नहीं, लखीमपुर में जो भी हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और विपक्ष और इस घटना को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके काम कर रहा है। देखिए, ना तो हम कोई चीज़ कैश करने वाले हैं और ना ही किसी को कैश करने देने वाले हैं। घटना घटना है। घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, ये हमने पहले भी बोला है। की जरूरत नहीं, वो थे भी नहीं वहाँ, तो बाद में गए हैं। बेटे पर कार्रवाई हो गई है, वो गिरफ्तार हो गए हैं, पूछताछ उनसे हो रही है, तो देखा जाएगा क्या होता है, क्या उसमें निकलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका बेटा भी उसमें सम्मिलित नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में। 2022 के यूपी चुनाव, लखीमपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर में फिर 90 के दौर की आहट, राम मंदिर निर्माण व जमीन खरीद के विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भगवान राम की पावन भूमि अयोध्या से लोकसभा के लिए कई बार निर्वाचित हुए पूर्व सांसद विनय कटियार। आइए जानते हैं विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय। आज इंडिया पब्लिक खबर से बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के पूर्व राज्य सभा सांसद विनय कटियार जी, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के अगवा रहकर इस जन्मभूमि के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। तो आइए बात करते हैं इनसे विभिन्न मुद्दों पर। सबसे पहले हम लखीमपुर हिंसा के बारे में बात करेंगे, जो ज्वलंत मुद्दा है सबसे ज़्यादा। बीते दिनों ये जो घटना हुई है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। लोग कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, रची हुई साजिश है, जिसे जानबूझकर किसानों को शांत करने के लिए अपनाया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लखीमपुर में जो भी हुआ है, किसानों के साथ हुआ है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निंदनीय है। ये ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और विपक्ष और इस घटना को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके काम कर रहा है। वो कोई न कोई मौका खोजता रहता है और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं। मंत्री के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं इसमें सम्मिलित, वो कोई छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको छोड़ा जाएगा, उनके साथ भी न्याय होगा। ये ज़रूरत है, इस पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने लोग मारे गए, ये किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। फिर तो कोई किसान जाएगा, पीछे से कोई आकर के गाड़ी मार देगा, टक्कर मार देगा, मर जाएगा आदमी। तो ऐसी घटनाएं फिर बढ़ेंगी, तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश में विशेषकर चुनाव का वर्ष है और इस पर विपक्ष जो है ये इसको भुनाने का भी कोशिश करेगा और ऐसी घटनाएं और हो जाएं, इसके लिए प्रयास करेगा विपक्ष। वो विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला है। वो साम दाम दंड भेद अपना करके, रुपया पैसा दे करके इस प्रकार की घटनाएं करेंगे, तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों जब मोदी जी लखनऊ आए हुए थे, तो विपक्ष ने इस बात को लेकर भी जमकर निशाना साधा था कि मोदी जी लखनऊ तक आए, लेकिन कुछ दूर ही लखीमपुर है, वहां पर किसानों का हालचाल लेने और पीड़ितों का हालचाल लेने नहीं आए। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री सामान्यतः जब पहले से प्रोटोकॉल तय हो जाता है तो इसके अलावा कहीं जाता नहीं है। बाकी मंत्री जाते हैं, मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो ये काम हो रहा है। तो जब ये लोग लगे हुए हैं तो प्रधानमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बराबर नज़र रखे हुए हैं इस घटना पर और उस हिसाब से दिशा निर्देश भी दे रहे हैं
और उस दिशा निर्देश के कारण से ही सक्रियता है, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पर्याप्त काम हो रहा है। अभी अभी आपने कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की लखीमपुर में घटना हुई वो निंदनीय है। लेकिन क्या 2022 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इसमें बीजेपी को इसका भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, ना तो हम कोई चीज़ कैश करने वाले हैं और ना ही किसी को कैश करने देने वाले हैं। घटना घटना है। घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, ये हमने पहले भी बोला है। तो चुनाव आएगा, चुनाव दृष्टि से उसकी तैयारी होती है, वो तैयारी की जा रही है, उसको उसी हिसाब से लड़ा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पिछले चुनाव से इस बार का जो चुनाव होगा वो काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन बहुत अच्छे मतों के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और अधिक से अधिक सीटें जीत करके आएगी, बढ़िया सरकार बनेगी। जी। कहा जा रहा है कि भाजपा में भी अब कांग्रेस की तरह रंग देखा जा रहा है। जैसे वरुण गांधी ने और मेनका गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर तमाम सवाल उठाए कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसा हम नहीं होने देंगे, और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर निकाल दिया गया। इसे आप लेकर क्या कहेंगे? नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का तो विषय एक अलग हो जाता है। उसमें हर 3 साल के बाद 1/4 हटाए जाते हैं लोग, फिर नए उसमें सम्मिलित किए जाते हैं लोग, इसीलिए ऐसा नहीं है। मैं ही करीब 25-26 साल रहा हूँ उसमें, तो अब वो उस वहाँ से छुट्टी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से छुट्टी हो गई। पार्टी के अंदर रह कर के आदमी काम करता है और जो काम बताया जाता है वो काम होता है, तो वो होता रहेगा। जहाँ तक मेनका और वरुण का सवाल है, तो उनके बयान समय समय पर चिंताजनक हैं, क्योंकि जो वो बयान देते हैं वो बयानों का कहीं तालमेल नहीं रहता है। हम समझते हैं कि जरा ये संवेदनशील मामला है, घटना जो हुई है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। सभी विपक्षी दल जो है इस हिंसा के बाद गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। इसके पीछे न्यायिक जांच का इंतजार किया जा रहा है कि कोई रिजल्ट निकल के आए उसके बाद मांगा जाएगा, या कोई और ही वजह है? नहीं, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं, वो थे भी नहीं वहाँ, तो बाद में गए हैं। बेटे पर कार्रवाई हो गई है, वो गिरफ्तार हो गए हैं, पूछताछ उनसे हो रही है, तो देखा जाएगा क्या होता है, क्या उसमें निकलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनका बेटा भी उसमें सम्मिलित नहीं है, निर्दोष है। योगी सरकार पर पिछले काफी वक्त से ब्राह्मणों पर उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। ये आरोप कितना सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है। इस सरकार में जितना ब्राह्मणों को प्रमुखता मिली है, किसी की सरकार में भी इतनी प्रमुखता नहीं मिली है। हमारे यहाँ कोई जातिवाद को लेकर के राजनीति की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल साफ है, मस्तिष्क साफ है, मन साफ है और काम भी उसी हिसाब से हो रहा है। न किसी को प्रमोशन है, न किसी का डिमोशन है। बीते दिनों शायर मुनव्वर राना जो है, जब तालिबान में अफगानिस्तान का जो मुद्दा चल रहा था, हिंसा हो रही थी तमाम, वहाँ पर तालिबान के कब्जे के बाद मुनव्वर राना ने कहा कि हिंदू और आरएसएस भी तालिबानी हैं। आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? अब वो एक अच्छे कवि हैं, उनके अच्छे कवियों में गिनती होती है, उस पर हम टीका करें ये अच्छा नहीं है। लेकिन मुनव्वर राना को विचार करना चाहिए कि ऐसे राष्ट्रवादी संगठन पर जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन पर फिर टिप्पणी होना शुरू हो जाएगी तो उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर में भी 90 के दौर की वापस सुगबुगाहट देखी जा रही है। हिंदुओं की लगातार निर्मम हत्याएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जम्मू कश्मीर
में घटनाएं इन दिनों बढ़ी हैं, ये बात सही है, एक दो घटनाएं ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन सब आतंकवादी, अतिवादी ये सब पकड़े जा रहे हैं, उनका इनकाउंटर भी हो रहा है और भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई कर रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब कानून भी बदल चुका है कि वहाँ के स्थानीय नेता कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरी शक्ति होगी और हो भी रही है, पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये सब होगा। जिनका इनकाउंटर होने की ज़रूरत है वो उनका इनकाउंटर भी हो रहा है। हाँ, सर, एक मुद्दा हम आम आदमी को लेकर बात करते हैं कि जब भाजपा सरकार में नहीं थी, विपक्ष में होते हुए बढ़ती महंगाई हो या रसोई गैस और तमाम चीज़ों के बढ़ते दाम को लेकर भाजपा ने बड़े दावे किए थे और प्रदर्शन करती आई थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं 104 रुपए के ऊपर पेट्रोल जा रहा है, 1000 रुपए के आसपास रसोई गैस हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, गैस की उपलब्धता कोई भारत की तो है नहीं, यहाँ तो बनती नहीं गैस है, गैस तो बाहर से मंगाई जाती है, तो उसकी उपलब्धता पर चिंता करने की ज़रूरत है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सब घर में गैस दिला दी है। घर, जिसका घर नहीं था उसको घर, जिसके पास गैस घर में नहीं थी उसको गैस, ये सब प्रकार की सुविधाएं दे दी हैं, पूरी तरह से दी हुई हैं। किसी सरकार ने क्या चिंता की थी आज तक? केवल रोना रोते थे, कभी चले जाते थे, 2000 रुपया 5000 रुपया दे देते थे, सांत्वना दे देते थे, ऐसा काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पक्के घर बनवा दिए, छप्पर के घर हट गए, अब कोई छप्पर का घर नहीं है, बाकायदा अच्छे 2-2 कमरे वाले मकान बन गए हैं, लेटरिन बाथरूम बन गई है। पहले सबको जाना पड़ता था बाहर खेत के अंदर, और कई बार खेत वाला मना कर देता था, हमारे खेत के अंदर आप मत जाइए, संकट पैदा होता था उससे। तो वो सब कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठीक किया है, अच्छा काम किया है। अब बाकी महंगाई तो थोड़ी बहुत हुई है, ये बात ठीक है आपकी, महंगाई हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भाव बढ़ रहे हैं तो देश भी प्रभावित होगा। और हम समझ रहे हैं कि देश भी जब प्रभावित होता है तो ये सब चीज़ें बढ़ती भी हैं। जी। श्री राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र के जो महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि का जो कार्य है वो 2023 तक पूरा हो जाएगा, मंदिर निर्माण। आप इसको लेकर कितने संतुष्ट हैं? क्या काम तेजी से हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए था? काम उससे भी तेज हो रहा, जितना वो नहीं जान पा रहे थे, चंपत राय जी भी नहीं समझ रहे थे। हमारे कारीगर जो आए हैं बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, 40 फीट नीचे नींव, और वो भी एक का दीवार नहीं खड़ी की जा रही। जितने बीच में मंदिर बनेगा उसकी सारी मिट्टी निकाली गई है, फिर वो आरसीसी से पूरा भरा गया है, उसमें सरिया नहीं नीचे प्रयोग हुई है। अब ऊपर जो है पत्थर से खंभा खड़े किए जाएंगे। अब वो नींव भर गई है, अब उस पर पत्थर जो तराशे गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मॉडल में परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए खंभे तैयार नहीं हैं, तो वो अलग तैयारी हो रही है और नींव वाले खंभे अलग तैयार हैं। वो काम हो चुका है, अब भराई शुरू हो जाएगी, जल्दी होगा। कम उसमें करना क्या है, 3-4 साल के अंदर सब बना करके खड़ा कर देना है। इतना तो समय लगेगा, एक घर भी बनता है साल भर लग जाता है, तो मंदिर बन रहा भगवान राम का, समय लगेगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने कई आरोप लगाए हैं कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो ज़मीन खरीद है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, उनके दिमाग में भ्रष्ट चीज़ें घुसी हुई हैं जो लोग ऐसा कह रहे हैं। ये राजनीतिक सोच है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। उनको लगता है कि ये सब बड़े शांति के साथ काम हो रहा है, अशांति पैदा करो। भाई ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो वहाँ हम राम जन्मभूमि का कुछ काम और कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। भगवान राम के आदर्श के अनुसार
कुछ चीज़ें बनेंगी, रास्ते बनेंगे, तो ज़मीन होगी तब तो रास्ता बनेगा। तो वो सब काम हो रहा है। जी। योगी सरकार की एक जो प्रमुख एजेंडे में था राम जन्मभूमि में राम जी के मंदिर का निर्माण, और उसे लेकर तमाम तैयारियां भी रही हैं। वैश्विक धार्मिक राजधानी बनाने की तैयारी रही हमेशा से अयोध्या को, और इस बार भी दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां वहां पर जारी हैं। तो आप इसे लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, दीपोत्सव तो अच्छा काम है और शायद प्रधानमंत्री जी भी आए, शायद। तो इस बार का तो दीपोत्सव और अच्छा होगा। बाकी अभी सड़कों का जो काम है, अब वहाँ पर सड़कें तो चौड़ी हैं नहीं, तो समस्या है चौड़ी कैसे करें, सब मकान दुकानें गिर जाएंगी। और उसमें उसी में असमंजस में सरकार भी पड़ी हुई है, हम लोग भी हैं कि भाई एक तरफ दुकानदार हैं, अब वो सारी दुकानें अगर टूट जाएंगी तो इनको दुकान कहाँ मिलेगी, किस जगह जा कर के करेंगे अपना धंधा व्यवसाय। लेकिन इसके बावजूद भी सब किया जाएगा, सबको मुआवजा दिया जा चुका है, जो बाकी रह गए हैं उनको भी दिया जा रहा है और उनको कह दिया गया है आप ये दुकानें खाली करो, जो नाप जोख हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। तो चौड़ी सड़क बननी है, तो कभी तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, तो मंगलवार को इतना भीड़ हो जाती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगती है हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो बड़ा भारी ये भी एक संकट है कि कैसे भीड़ को रोका जाए। तो अब सड़क चौड़ी हो जाएगी तो उसमें से कोई रास्ता और अच्छा बनेगा, हनुमान जी के दर्शन लोग भक्तगण जो लोग हैं वो अच्छे से कर सकेंगे, शांति के साथ और करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया पब्लिक खबर के साथ जुड़ने के लिए। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन शिवम चौधरी के साथ अर्जिता मिश्रा की रिपोर्ट।